मूर्तियों की बेअदबी के खिलाफ धरना दे रहे हिंदू नेता सुधीर सूरी को पंजाब में सरेआम पुलिस की मौजूदगी में मौत के घाट उतार दिया गया। पंजाब के अमृतसर में आज शुक्रवार को हिंदू नेता सुधीर सूरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूरी को पुलिस प्रोटेक्शन मिला हुआ था। इसके बावजूद उन्हें अमृतसर में मंदिर के बाहर 2 गोलियां मारी गईं। हत्या के समय वे मूर्तियों की बेअदबी के खिलाफ अमृतसर के गोपाल मंदिर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। गोली मारने वाले को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल हुई पिस्टल बरामद कर ली गई है। जिस समय सूरी को गोली मारी गई तब उनके साथ कई समर्थक भी मौजूद थे। फायरिंग के बाद उन्हें घायल अवस्था में प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। सूरी खालिस्तान समर्थकों के टारगेट पर थे। कुछ समय पहले विदेश में बैठे खालिस्तान समर्थकों ने उनकी हत्या की साजिश भी रची थी। इसके बाद उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया था। सूरी की हत्या के बाद इलाके में भारी तनाव है। वहां भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सूरी की हत्या क्यों की गई, इस बारे में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल आरोपी के बारे में जानकारी भी सार्वजनिक नहीं की गई है। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने महासर्वे के परिणाम के आधार पर ईशुदान गढ़वी को विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है। गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी पूरा दमखम लगा रही है। विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही आम आदमी पार्टी ने गुजरात में ईशुदान गढ़वी को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया है। गुजरात की जनता के पास करवाए गए सर्वे में ईशुदान गढ़वी को 73% वोट मिले हैं। इस सर्वे में गुजरात के 16.48 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसका ऐलान आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद में किया। जबरदस्त बदलाव की ओर इस बार गुजरात जा रहा है। एक बहुत लोगों को उम्मीद है कि महंगाई दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, उनकी ज़िंदगी में सुधार होगा, बच्चों को रोज़गार मिलेगा, अस्पताल खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे। आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है, नया इंजन है, नई उम्मीद लेके आई है। पूरे देश के अंदर नई उम्मीद, नई राजनीति, नए चेहरे। तो हम कमरे में बैठ के ये तय नहीं करते कि सीएम हमारा कौन होगा। पंजाब के अंदर भी हमने यही किया था। भगवंत मान साहब को सीएम कैंडिडेट केजरीवाल ने नहीं चुना था, भगवंत मान साहब को सीएम कैंडिडेट पंजाब की जनता ने चुना था। हमने पंजाब की जनता से पूछा था कि आपका सीएम कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का कौन होना चाहिए। पंजाब की जनता ने कहा था। ऐसे ही अब जब लग रहा है कि अगली सरकार आम आदमी पार्टी की बनने वाली है, लगभग निश्चित हो चुका है। ये जितने आप लोग सर्वे देख रहे हो ना टीवी में, जब नई पार्टी आती है तो नई पार्टी का कोई भी सर्वे ठीक से अनुमान नहीं कर पाता। जब हम पहली बार दिल्ली में पहली सरकार बनाई थी, हमारी 28 सीट आई थी, तो ये कोई भी सर्वे हमें एक भी सीट नहीं दे रहा था और हमारी 28 सीट आई और हम जीत गए। गुजरात के अंदर ये सारे सर्वे फेल होंगे। आज आप लिख लीजिए, सारे सर्वे फेल होंगे और गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनना अगर तय है तो आज हम आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर रहे, आज हम गुजरात के अगले सीएम का नाम अनाउंस करने जा रहे हैं। हम लोगों ने जनता से पूछा, गुजरात के लोगों से पूछा। अभी शायद 5-7 दिन पहले हम लोगों ने नंबर का ऐलान किया, एक फ़ोन नंबर दिया और एक ईमेल आईडी दिया। हमने कहा आप हमें एसएमएस कर सकते हैं, आप हमें वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या आप हमें ईमेल कर सकते हैं। 4 तरीके से आप हमें मैसेज दे सकते हैं। और जनता ने खूब जम के वोटिंग की है। हमारे पास लगभग 16,48,500 के करीब रिस्पॉन्स आए, सारे मिला के सब तरीके से। और उनमें 73% लोगों ने ईशुदान गढ़वी जी का नाम। ईशुदान गढ़वी के नाम का ऐलान होते ही उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। उनकी पत्नी और उनकी माता समेत के परिजनों ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होने पर ईशुदान गढ़वी को शुभकामनाएं दी। अरविंद केजरीवाल जी राजनीति बदलने के लिए निकले। मेरे जैसे छोटे किसान परिवार का बेटा आज अरविंद जी की राजनीति में
इतनी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास करवाते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज तक ये रहा है कि आप कोई बड़े मिक्स बोलता रहीश, हाँ मिक्स रहશે। ગુજરાતીમાં પણ રહેશે ને વચ્ચે વચ્ચે ઇંગ્લિશમાં પણ શબ્દ કદાચ બે આવી જશે। મિત્રો, સવાલ એ છે કે જ્યારે હું ખેડૂતો માટે અવાજ ઉઠાવતો હતો, આઉટસોર્સિંગ કર્મચારીઓ માટે અવાજ ઉઠાવતો હતો, ખેડૂતો તો મારા દિલના પ્રાણ છે। સેંકડો ખેડૂતો એક આશાની ઉમ્મીદ લઈને બેઠા હોય, મારા સ્ટુડિયો આવતા હોય। એક નાની ઉંમરમાં ઈશ્વરે મને ખૂબ મોટી જવાબદારી ચેનલ હેડ બનાવીને પણ આપી હતી, પણ કંઈક ખૂટતું હતું। હું સંપૂર્ણ આધ્યાત્મિક જીવ છું, કર્મના સિદ્ધાંતમાં માનું છું। હું ખરાબ ક્યારે કોઈનું કરતો નથી। मैं ईश्वर से हर हमेशा एक ही प्रार्थना करता हूं कि मैं किसी का बुरा ना करूं, जितना हो सके मैं भला करने की कोशिश करूं। मुझे जिंदगी में मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर ने सब कुछ दे दिया। बस अब मेरे गुजरातियों के लिए मुझे ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी पीड़ा मैं थोड़ी भी कम कर सकूं, उतना मुझे आशीर्वाद दें। वाघोडिया विधानसभा बैठक के टिकट के लिए सत्यजीत गायकवाड़ से पैसों की मांग के साथ ठगी के प्रयास का मामला सामने आया है। वडोदरा शहर के पूर्व सांसद और गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट सत्यजीत सिंह गायकवाड़ के पास राहुल गांधी के पीए के नाम पर ठग ने वाघोडिया बैठक की टिकट दिलाने के लिए कांग्रेस के ऑब्जर्वर के लिए होटल में रूम बुक करवाकर पैसों की मांग की थी। ऐसे साइबर क्राइम करते ठगों के सामने पूर्व सांसद सत्यजीत सिंह गायकवाड़ ने शिकायत दर्ज करवाई है। इस घटना को लेकर आज उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। 2 दिन पहले मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि मैं कनिक सिंह हूँ, पीए राहुल गांधी, और आप प्लीज़ मुझे कॉल करें। उसके बाद 3-4 उनके मिस कॉल आए थे। मेरा मोबाइल चार्जिंग पे था। देखने के बाद मुझे थोड़ा अजूब सा लगा कि कनिक सिंह को मैं राहुल का पीएस हूँ ऐसा इंट्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं। कनिक सिंह को मैं 10-12 साल से जानता हूँ, काफ़ी वाकिफ़ हूँ, हम बातचीत करते रहते बीच बीच में। एनीवे, तो उसके बाद मैंने उनको फ़ोन किया, बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि भाई तुमको सीट मिलनी चाहिए, तुम सीनियर कांग्रेसी लीडर हो, राहुल गांधी के सीक्रेट ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं और वो लोग अपना रिपोर्ट बना के भेजेंगे, तो आपका सीट मैं फाइनल करवा दूंगा, लेकिन आप उनका रहने खाने पीने का खर्चा करने का। तो मैं बोला कि कोई बात नहीं, कि रहने खाने पीने का खर्चा करेंगे हम। लेकिन मुझे ऐसे ताजुब हुआ कि आज तक 20 साल में ऐसे कितने भी ऑब्जर्वर आए, वो कभी किसी का खर्चा नहीं मांगते, ना हमारा चाय पीते, ना हमारा पानी भी पीते, ना खाना खाते। पैसे मांगने की तो बात ही नहीं। तो मुझे ख्याल में आ गया कि राहुल गांधी का कोई कनिक सिंह नहीं है, ये फ्रॉड आदमी है। इसलिए मैंने उससे बातचीत चालू करी और मैंने पैसे देने की बात कबूली, और फिर मैंने उनसे बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांग ली। बैंक अकाउंट की डिटेल आ गई। मैंने बोला कि कल दोपहर को 2 बजे तक मैं पेमेंट करूंगा। उसके बाद उनके दूसरे दिन 11 बजे से मैसेज आते रहे, कब पेमेंट कर रहे हो, 2 बजे कर देना। 2 बजे नहीं किया। फिर उन्होंने मेरे को प्रियंका गांधी का एक फेक ईमेल आईडी भेजा, बोलो इसमें आप बायोडाटा भेज दीजिए और जैसे पैसा जमा होंगे तो खरगे साहब आपसे डायरेक्ट बात करेंगे और उसके बाद आपको दिल्ली बुलाया जाएगा और आगे के पैसे की बात तब होगी। तो इतना सब होने के बाद मैं कनिक सिंह से बात किया, जो असली कनिक सिंह है, कि भाई ऐसे ऐसी है, आपके नाम से ऐसा हो रहा है और कई लोग लूटा जाएंगे। तो उसने कहा कि भाई बिहार में भी ऐसे 2020 में हुआ, इसलिए आप प्लीज़ मेहरबानी करके साइबर क्राइम में जाके केस फाइल करिए। अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे भी अगर पूछा जाएगा तो मैं भी बात करूँगा। तो मुझे ऐसे लगा कि भाई ये मेरे साथ हो सकता है, मैं तो जान गया ये फ्रॉड है। कई ऐसे हमारे उम्मीदवार हैं, वो बेचारे नहीं जान सकते कि जो कनिक सिंह का आवाज़ नहीं पहचानते, कनिक सिंह को नहीं जानते, वो लोग फंस सकते हैं। इसलिए मैंने जाके केस फाइल किया और इत्तेफाक से हमारे होनहार पुलिस डिपार्टमेंट ने, जो साइबर क्राइम के BN पटेल साहब और मकरिया साहब ने इसका IP एड्रेस ट्रेस कर लिया है। वो पंजाब से निकला है और मुझे विश्वास है उनकी गिरफ्तारी जल्दी हो जाएगी। गुजरात के वडोदरा के मांडवी से भगवान विठलनाथ जी की 213वीं शोभा यात्रा आयोजित की गई, जिसमें आम श्रद्धालुओं के साथ साथ वडोदरा महानगर पालिका के जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। हिंदू धर्म में मान्यता है कि देव
उठी एकादशी के दिन 4 महीनों के शयन के बाद देव उठते हैं। आज के दिन के बाद से ही हिंदू धर्म में शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। आज देवउठनी एकादशी के मौके पर वडोदरा के मांडवी इलाके में स्थित पौराणिक विठलनाथ जी मंदिर से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। 213वीं भगवान विठलनाथ जी की इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पारंपरिक रूप से भगवान विठलनाथ जी की आरती की गई और आरती के बाद शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। कलात्मक रूप से सजाई गई चांदी की पालकी में भगवान को विराजमान किया जाता है और भगवान खुद भक्तों को दर्शन देने के लिए और शहर भ्रमण के लिए निकलते हैं। 150 साल पुरानी चांदी की इस पालकी के आसपास लक्ष्मी जी के विभिन्न 12 स्वरूप विराजमान है। बेहद खूबसूरत इस चांदी की पालकी में सवार होकर भगवान विठलनाथ जी शहर भ्रमण पर निकलते हैं और उनके साथ विठल विठल विठला हरिओम विठला के नाद के साथ बड़ी संख्या में भाविक भक्त भी जुड़ते हैं। 2 साल तक कोरोना महामारी के चलते धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी लगी हुई थी, लेकिन इस साल महामारी पर अंकुश पा लिए जाने से सभी त्योहारों को धामधूम से मनाया जा रहा है। ऐसे में देवउठनी एकादशी के पावन अवसर पर भगवान विठलनाथ जी की भव्य शोभा यात्रा आयोजित की गई। भगवान विठलनाथ जी 213 साल पहले वडोदरा में गायकवाड़ परिवार लाए थे। तब से हर साल 2 बार साल में भगवान विठलनाथ जी का वरघोड़ा निकल रहा है और आज भी इस माध्यम से भगवान नगरचर्या में निकल रहे हैं। हरिहर का भी मिलन होने वाला है और शाम को तुलसी विवाह भी होने वाला है। तब प्रभु का सभी भक्तजनों पर नगरजनों पर आशीर्वाद बना रहे, ऐसे में प्रभु चरणों में प्रार्थना करता हूँ। 213 વરઘોડો જ્યારે નગરમાં નીકળી ગયો છે, ભગવાન ખુદ નગરજનોને દર્શન આપવા નીકળ્યા છે, ત્યારે રાજવી પરિવાર દ્વારા સ્થાપિત વિઠ્ઠલનાથજીના મંદિરમાંથી જે રીતના વર્ષોથી આ પરંપરાગત વરઘોડો નીકળે છે, તે પ્રભુને આ એકાદશીના દિવસે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે વડોદરા શહેરના સૌ નાગરિકો પર એમના આશીર્વાદ રહે, વડોદરા શહેરના નાગરિકોને સુખ સમૃદ્ધિ અને સારું સ્વાસ્થ્ય આપે તેવી પ્રભુને પ્રાર્થના। सालों से भगवान विठलनाथ जी मंदिर का आज वरघोड़ा निकल रहा है, जिसमें सभी नगरजन उसका दर्शन के लिए उत्सुक है और आगे आने वाला साल अच्छी तरह से जाए, इसी मनोकामना के साथ प्रार्थना भी करते हैं। शहर की आन बान और शान जो भगवान विठलनाथ जी की रथ यात्रा जो निकलती है, आज देवउठी एकादशी, जिस दिन भगवान जो हमारे राजवी परिवार है वो आरती करते हैं और फिर नगरचर्या पे भगवान का रथ यात्रा निकलता है। तो आज बहुत अभिभूत हूँ और अच्छा दिन है, पवित्र दिन है। भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि इस देश की प्रगति के लिए हम सब जागरूक बन के काम करें, अच्छे नागरिक बने और सभी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि सबको अच्छा आरोग्य प्राप्त हो, हम सब मिलजुल कर रहे, इस देश की एकता और अखंडता के लिए काम करें। यही प्रभु चरण में मैं प्रार्थना करता हूँ। गुजरात में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला कलेक्टर ने राजनीतिक दलों को बुलाकर आचार संहिता की जानकारी दी। गुजरात में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनाव का ऐलान होते ही राज्य में आचार संहिता लागू कर दी गई है, जिसकी जानकारी राजनीतिक दलों को जिला प्रशासन द्वारा दी गई। जिला प्रशासन द्वारा आचार संहिता के दौरान क्या चीजें नहीं की जा सकती, उस पर राजनीतिक दलों के अग्रणियों को अवगत कराया गया। वडोदरा में 5 दिसंबर को मतदान कराया जाएगा। 5 दिसंबर तक कानून के दायरे में रहकर सभी तरह के आयोजन करने की हिदायत राजनीतिक पार्टियों को मुख्य चुनाव अधिकारी और जिला कलेक्टर A.B. गौर द्वारा दी गई। वडोदरा जिला के मुख्य चुनाव आयोग के हमारे जो अधिकारी है कलेक्टर श्री, उनके माध्यम से आज यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग बुलाई थी, जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पे उनको आमंत्रित किया गया था और हम भी एज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट और हमारे पूरी लीगल टीम हम यहाँ पे उपस्थित रहे। बहुत सारी जानकारी मिली जो चुनाव डिक्लेयर हुआ है उसको लेके, कैसे जो कोड ऑफ कंडक्ट है यानी आदर्श आचार संहिता का कैसे अमल हो और कैसे उसके जो रूल्स नॉर्म्स है वो सब भी उन्होंने बताए। कैंडिडेट और पार्टी को क्या ध्यान रखना है वो भी बताया। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमको दी है। एक पूरा एक गाइडलाइन का बुक भी दिया है कि कैसे इसका पालन किया जाए और हमने भी हमारे तरफ से कलेक्टर श्री को हमने रजूआत की है कि जो चुनाव है वो डेमोक्रेसी में, लोकशाही में एक ये चुनाव लोकशाही का पर्व है, त्यौहार है, तो इसको निष्पक्ष रूप से किया जाए। कल चुनाव डिक्लेयर होने के बाद जिस तरह से वडोदरा शहर में जितने भी कांग्रेस पार्टी के होर्डिंग लगे हैं
वो सब यहाँ उन्होंने निकाले हैं। दूसरे पक्ष के होर्डिंग अभी तक रहे हैं, तो हमने रजूआत की है और कलेक्टर श्री ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है और कहा है कि नहीं, हम निष्पक्ष करेंगे और हमको भरोसा है कि निष्पक्ष चुनाव होगा। कल चूंटनी आयोग पंच ने गुजरात विधानसभा की इलेक्शन डिक्लेयर किया। इस माध्यम से वडोदरा के कलेक्टर श्री की अध्यक्षता में आज राष्ट्रीय पक्षों को बुलाया गया। उनको माहिती दी गई कि भाई लोकशाही के पर्व इलेक्शन में किस तरह से हम कार्य कर सकते हैं। उसकी जो आदेश दिया है उसके अनुसार आचार संहिता कहीं कोई भंग ना हो, उसका खर्च कैसे कर सकते हैं, ये विविध प्रकार की जानकारी हम सभी राष्ट्रीय पक्षों को दी गई। कलेक्टर के माध्यम से हम उनको आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसी गाइडलाइन आप देते हैं जिस प्रकार से लोकशाही का पर्व इलेक्शन सही तरह से संपन्न हुए, ऐसे उन्होंने हम सभी को मार्गदर्शन दिया। चूंटणी पंचनी मार्गदर्शिका मुजब તમામ માન્ય રાજકીય પક્ષોના પ્રતિનિધિશ્રીઓ સાથે મિટિંગ કરી આદર્શ આચારસંહિતા અંતર્ગત એમને સમજૂતી આપવામાં આવી અને ચૂંટણીના ખર્ચ નિયંત્રણ સંદર્ભે પણ માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું। આ ઉપરાંત આ તમામ પ્રતિનિધિશ્રીઓને આદર્શ આચારસંહિતા અમલીકરણ માટેની પુસ્તિકા અને ખર્ચ નિયંત્રણની સમજ આપતી પુસ્તિકા પણ આપવામાં આવી। તદુપરાંત એમને સાથે ચૂંટણી ખર્ચ માટે થનાર ખર્ચ સંદર્ભે જે રેટનું નોટિફિકેશન જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીએ બહાર પાડવાનું હોય છે એ રેટના નોટિફિકેશનની દર અંતર્ગત પણ એમનો પરામર્શ લીધો અને ચૂંટણીની આગળની કાર્યવાહી સંદર્ભે તમામને જાણકારી આપવામાં આવી।